हेलो नमस्कार साथियों। आपके अपने परिवार शिक्षा 24/7 में आप सभी का दिल खुलकर स्वागत है। आइए दोस्तों देखिए, आज हम चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 द्वितीय पाली परीक्षा तिथि 8 नवंबर 2015 प्रीवियस हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। दोस्तों देखिएगा, हम चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रथम पाली का पेपर आपके सामने करा चुके हैं। दोस्तों आज हम द्वितीय पाली का पेपर कराने जा रहे हैं। दोस्तों देखिएगा, चकबंदी जो लेखपाल परीक्षा 2015 में हुई थी उसके दो पेपर हुए थे। परीक्षा तिथि थी दोस्तों 8 नवंबर 2015। दोस्तों दो परीक्षा हुई थी, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में। तो हम प्रथम पाली का पेपर आपके करा चुके हैं। तो उसका आपका देखिए प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले भी हम 2 क्लास और करा चुके हैं राजस्व लेखपाल की, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। दोस्तों आज हम द्वितीय पाली का पेपर कराने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने कौन कौन से पेपर कर लिए हैं देखिएगा। हम राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम पाली दोस्तों कर चुके हैं। राजस्व लेखपाल परीक्षा भर्ती 2015 द्वितीय पाली ये भी हम कर चुके हैं दोस्तों। चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 प्रथम पाली दोस्तों कर चुके हैं। आज हम करेंगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की द्वितीय पाली, ठीक है दोस्तों। और अगली अगली क्लास में हम करेंगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 जिलेवार की, चकबंदी लेखपाल पर भर्ती परीक्षा 2008 जिलेवार। दो फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर, ठीक है दोस्तों। ये भी हम आगे आपके सामने 2 क्लास पेश करेंगे। आज हम इस क्लास को आपके सामने कराने जा रहे हैं, चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 द्वितीय पाली, आज द्वितीय पाली का हम पेपर कराने जा रहे हैं। इसकी जो परीक्षा तिथि थी 8 नवंबर 2015 को थी, ठीक है दोस्तों। हिंदी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 3, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि पूर्व अंश के अनुसार ए, बी, सी और त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्हित कीजिए। अर्थात दोस्तों, अगर ये वाक्यांश दिया गया है, अगर इसमें ए, बी, सी किसी भी वाक्यांश में त्रुटि है तो आंसर ए, बी, सी दीजिए। अगर कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि रहित है, तो आंसर आपको डी देना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा वाक्यांश क्या है। प्रश्न नंबर 1 का देखिए क्या कह रहा है। किसी भी न्यायालय में दी गई है गवाही, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, यहाँ पे होगा किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। दोस्तों इसको ये नहीं होगा, ठीक है ये एक्स्ट्रा लग गया है, इसको काट लीजिएगा। तो अब देखिएगा, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वही है दोस्तों, अगर त्रुटि है तो ए, बी, सी देना है, नहीं है तो डी देना है, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 2 है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे सरलतम उपाय है, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि इसमें सी में त्रुटि है, ठीक है दोस्तों। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय अथवा सरलतम उपाय शिशुओं के निरोधक खुराक देना है। यहाँ पर सबसे सरलतम त्रुटिपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, ये त्रुटिपूर्ण है, इसका सी इज द राइट आंसर। ओके सर। चलिएगा, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा क्या है। इसमें भी आपको बताना है दोस्तों त्रुटिपूर्ण है या कोई त्रुटि नहीं है। सरदार पटेल से अच्छी। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर इसमें त्रुटि है, अच्छी नहीं अच्छा होगा, सरदार। देखिएगा, अच्छा, सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिक एवं प्रशासक, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसमें अच्छी की जगह अच्छा आएगा, इसमें अच्छी त्रुटि है, क्योंकि सरदार कौन है, मेल हैं, पुरुष हैं, ना कि स्त्री, फीमेल नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका देखिए सही वाक्य क्या होगा। इसको अगर हम सही लिखना चाहेंगे तो देखिए को सरदार पटेल से अच्छा राजनीतिक एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका विकल्प ए में अच्छी के स्थान पर अच्छा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो दोस्तों इसमें क्या है, रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। नागमती वियोगवर्ण ये रचना है। ब्रहराक्षस, झूठा सच, असाध्य वीणा। तो दोस्तों ये तुम्हारे रचना है और इनके रचनाकार अज्ञे यशपाल, मलिक मोहम्मद जायसी, मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताइएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों देखिएगा, बता दूं मैं आपको, नागमती वियोग वर्ण किसकी रचना है दोस्तों, ये मलिक मोहम्मद जायसी की है दोस्तों। किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, ब्रहराक्षस दोस्तों ये किसकी रचना है, ये मुक्तिबोध की है, ठीक है दोस्तों, ये किसकी है, मुक्तिबोध की। अब झूठा सच देखिएगा किसकी है, यशपाल की, झूठा सच यशपाल की हो गई। असाध्य वीणा किसकी है दोस्तों, असाध्य वीणा हो गई दोस्तों
ये आगे की। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो गया, जल्दी से बताइए, बी आंसर। देखो कैसे, ए का क्या है 3, बी का क्या है 4, बी का 4 देखिएगा, ठीक है। सी का हो गया 2, सी का हो गया 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा डी का हो गया 1, यानी कि असाध्य मीणा और आगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हाँ, आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों थोड़ा इसमें और समझ लीजिएगा, जो आगे हैं, अगर इसमें एक प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, तो आगे जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदा, जो आगे जी का पूरा नाम, आगे जी का कभी कभी दोस्तों पूरा नाम पूछ लेता है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया बताइए, ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 6। देखो निर्देश क्या है, प्रथम संख्या, देखो 5, निर्देश क्या है, संख्या 5 और 6 निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6, प्रथम 1 और अंतिम 6, यानी कि ये अंश दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और बीच में यरलव हैं, ये क्रम से नहीं है, इनको क्रम से लगा के लिखना है। अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, बीच वाले 4 अंश यरलव बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें, ठीक है दोस्तों। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्रम से लिखने हैं आपको। तो देखिएगा दोस्तों, हमें लगाना है क्रम से। क्या होगा इसका सही आंसर, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है दोस्तों। ज्यों ज्यों मनुष्य की ज्यों ज्यों, तो दोस्तों हमको पहले ये लगाना पड़ेगा, नंबर डाल लेते हैं 1। ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, त्यों 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 मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। नए, दोस्तों इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, सभी की जगह तभी, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इधर करवा देता हूँ, तभी इधर देखिएगा, तभी नए नए आविष्कार होते हैं, इसलिए ये हो गया तुम्हारा 4, ठीक है दोस्तों। ये छठवां हो गया, 5 6, ठीक है दोस्तों। इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। अब दोस्तों इसको पूरा पढ़ लेते हैं, कैसे इसको सेट करना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं, इसलिए वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। तो दोस्तों इसको सेट करिएगा, बताइए पहला क्या है वह, फिर है तुम्हारा दूसरा क्या है यह, फिर क्या है दोस्तों बताइए, इधर बताते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पहला क्या है वह, फिर क्या होगा दोस्तों यह, फिर दोस्तों ल, फिर दोस्तों क्या होगा र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, व य ल र, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 6। इसमें पहला अंश ये है, वाक्यांश ये है, लास्ट वाला ये है, और बीच में यर लव को आपको क्रम से सेट करना है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, इसका आंसर बताना है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, की प्रगति नंबर डाल लीजिए, की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र, ये दो हो गया, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्योगों में योजनागत और योजनेतर संसाधन द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। तो दोस्तों ये हो गया तुम्हारा 4। तो दोस्तों इसको सेट करिएगा। अब पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं पूरा, बाकी क्या बन रहा है दोस्तों देखिएगा। हमने नंबरिंग की है 1 2 3 4, ऐसे सेट करने 1 2 3 4, ठीक है। और ये पहला आंसर ये है और लास्ट वाला है, इनके बीच में इसको सेट करना है। तो दोस्तों इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्योगों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या हो रहा है, देखिएगा फर्स्ट में क्या है वह, सेकंड में क्या है दोस्तों ल, थर्ड में क्या है दोस्तों य, और दोस्तों फोर्थ में क्या है र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिएगा क्या है, व ल य र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न नंबर 7। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो दोस्तों इसमें अव्यय बताना है,
क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। तो दोस्तों इसमें कैसा अव्यय है, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, इसका राइट आंसर होगा ए, स्वरूप बोधक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, यह स्वरूप बोधक अव्यय है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 9। देखिए निर्देश कह रहा है प्रश्न नंबर 8 9 में निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य चयनित करना है। देखिएगा शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ए में देखिए, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। तो दोस्तों पेड़ खड़ा होता है या खड़े होते हैं, तो ये खुद अशुद्ध हो गया। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। दोस्तों छात्र अनुशासन, यहाँ त्रुटि है दोस्तों, इसमें यहाँ त्रुटि है, तो छात्र नहीं, ये होगा छात्रों। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, छात्रों को, यहाँ पे छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। दोस्तों युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। दोस्तों ये राइट है। चलिए अगला देखते हैं, साधनों का विकास करने होंगे। तो दोस्तों इसमें ये भी त्रुटि है, अगर इसको सही करना चाहेंगे तो कैसा होगा, साधनों के विकास करने होंगे, साधनों के विकास करने होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया, क्या हो गया दोस्तों बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं सारे वाक्य सही कैसे होंगे, एक एक करके देखिए, ध्यान दीजिएगा। नदी के किनारे, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला साधनों के विकास करने होंगे। ठीक है, ना कि विकास, साधनों का विकास करने होंगे, लेकिन इसका सही होगा साधनों के विकास करने होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें भी आपको दोस्तों क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। देखिएगा क्या होगा, माँ को अपने पुत्र में ममता होगी। दोस्तों नहीं, ये गलत हो गया। माँ को अपने पुत्र में ममता, क्या मतलब है, पुत्र में नहीं, गलत। माँ को अपने पुत्र पर ममता नहीं दोस्तों, माँ को अपने पुत्र से ममता होगी। इसका राइट आंसर होगा सी, माँ को अपने पुत्र की ममता, गलत। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 से 14। दोस्तों ये है पैसेज है दोस्तों। इसको दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर दोस्तों ये आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको क्लियर दिखाई देगा, वैसे दिखाई दे रहा होगा, और नहीं तो मैं आपको बोल के समझा ही रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिएगा आप और अच्छे से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करके उसे चिह्नित करें। तो दोस्तों देखिएगा, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी संस्कृति का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्होंने अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपराओं से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी वे पहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जन के बीच की खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही वामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों आपको पैसेज मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। देखिएगा, अब इनके प्रश्न के आंसर हम देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, हमारा प्रश्न नंबर 10 है। दोस्तों मैं आपको प्रश्न पढ़ के आपको आंसर दे रहा हूँ, आपको पैसेज में जाके देख लेना है जाके और आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना अभीष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम बिंदु प्रतिध्वनित होते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, बी। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो।
ठीक है। तो दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 12 में दोस्तों देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। बताइए इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है। हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, शिक्षित जन और सामान्य जन जनता, शिक्षा का माध्यम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। इसका जो उपयुक्त सर्वाधिक शीर्षक है हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या, देखिए, भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। ठीक है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जोड़ना चाहिए। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ, ये दोस्तों जोड़ने की जगह जुड़ना कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा जुड़ना। ठीक है दोस्तों, हो जाता है थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग में, कोई नहीं, सही कर लीजिएगा। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या, सामाजिक जीवन की प्रवाह से, अद्यतन साहित्यिक परंपरा से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, भारतीय नव समाज साहित्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए भारतीय नव्य समाज साहित्य से। ठीक है। चलिएगा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है। दोस्तों थोड़ा इसमें डाउट है, इसमें क्या है, आयोग ने कॉमन नंबर दिया है इसमें दोस्तों, ये चार ऑप्शन सही है। तुलसीदास की ये चारों जो काव्य रचना है ये ब्रज भाषा में है, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली। तो दोस्तों आयोग ने इसको कॉमन नंबर दिया था, कॉमन, क्योंकि ये इसमें चारों जो काव्य रचना है ये ब्रज भाषा में है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और गीतावली ब्रज भाषा में है। तो दोस्तों देखिएगा तुलसीदास की अलग अलग हम वो आपको बता देते हैं जो काव्य रचना है किस किस में उन्होंने करी है। देखिएगा तुलसीदास की ब्रज भाषा की बता देते हैं, ब्रज भाषा की। इसका आंसर तो दोस्तों कॉमन हो गया, इनमें चारों सही हैं, एक इसमें ई डाल दो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ई, उपयुक्त सभी, चारों सही है। ठीक है, अब हम आपको इनकी काव्य रचना बता देते हैं। ठीक है, किस किस में करी है, ब्रज में और अवधि में कौन कौन सी है। तो दोस्तों देखिएगा, देखिए दोस्तों ब्रज भाषा की कौन कौन सी है, रामाज्ञा, कवितावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। ठीक है दोस्तों, दोहावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य, वैराग्य संदीपनी और गीतावली, गीतावली, गीतावली। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सारी ब्रज भाषा में काव्य रचना की गई हैं तुलसीदास के द्वारा। कौन कौन सी, कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और गीतावली, ये ब्रज भाषा की हैं। अब दोस्तों देखिएगा अवधि में कौन कौन सी है, हम आपको बता देते हैं। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नच्चू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल एवं रामचरित मानस, ये सारी हैं अवधि भाषा में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। बताइए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है, कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ए, कन्नौजी। ठीक है दोस्तों, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी आती है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली। और कौन कौन सी भाषा आती है पश्चिम हिंदी के अंतर्गत, कन्नौजी, 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 खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। और दोस्तों कौन सी आती है बताइएगा, बुंदेली, बुंदेली, हरियाणवी, हरियाणवी। दोस्तों ये आदि भाषाएँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतोकांत शैली में लिखी गई है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्रेम पथिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतोकांत शैली में लिखी गई है, कौन सी है, प्रेम पथिक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों देखिएगा प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। बताइए कौन सी नहीं, जयद्रथ, यशोधरा, नीलदेवी, साकेत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिएगा मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ भी है, यशोधरा भी है, साकेत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीलदेवी, नीलदेवी
नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसके कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र। दोस्तों आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक एंड कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखिए गया प्रश्न नंबर 19 में क्या कह रहा है? मनुष्य के खाली जगह में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। दोस्तों इसमें खाली जगह भरनी है। तो मनुष्य के एकांत में, इसका राइट आंसर होगा एकांत में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है, ठीक है। इसका हो गया सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है 20। धोखे भरे आधुनिक समाज में खाली जगह की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों इसका आंसर बताना आपको क्या होगा। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक खाली जगह व्यवस्था है। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक खाली जगह व्यवस्था है, बताइएगा मानकीय व्यवस्था है या कर्मिक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मानकीय। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 क्या है? वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? वाणियोचित्य, वाणैचित्य, वाणियोचित्य, वाणोचित्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वाणियोचित्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा? वाणियोचित्य, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। क्या कह रहा है? अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइए क्या होगा? अनुधन ईक्षण, अनधन वीक्षण, अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण। देखो ये सब गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, ये सही है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि इसका क्या होगा जो संधि विच्छेद? अनुधन ईक्षण, ठीक है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताइए शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? से धन तो सीता धन ऋतु ऋतु, शीतु धन ऋतु, शीत धन ऋतु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा संधि विच्छेद? शीत धन ऋतु, ठीक है। तो इसका हो गया सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है, आंसर दीजिएगा 25। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइएगा सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाली। यानी कि हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। देखिएगा क्या है? पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्य की रचना है? किस साहित्यकार की रचना है? बताइएगा पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, ठीक है। ये पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की कृति, इस पर उन्होंने 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है दोस्तों। इस पर इन्हें 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी ने इस पर क्या है 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 27। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नागपुर, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोपाल, बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों। ये कब किया गया था? 2015 में। कहाँ पे? भोपाल शहर में, ठीक है। तथा जबकि प्रथम विश्व हिंदी, अब दोस्तों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? नागपुर में 1975 ईस्वी में, ठीक है। जो प्रथम हिंदी सम्मेलन था नागपुर में हुआ था 1975 में, और 15 में दोस्तों 2015 में कहाँ हुआ था? भोपाल में, जो 10वां था, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आपको पसंद आ रही होगी क्लास, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा अब दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? बताइएगा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, मेवाती, ठीक है दोस्तों। देखिएगा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ, देखो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। देखिएगा मेवाती,
मेवाती और मालवी, मालवी और मारवाड़ी, मारवाड़ी और दोस्तों जयपुरी। ये दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। 29 दोस्तों क्या कह रहा है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, बताइएगा। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, कर्मधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, तंज तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अलुक तत्पुरुष। देखिएगा युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास है, इस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। दोस्तों थोड़ा सा इनमें देखो डाउट रहता है, बहुत कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, समास विग्रह के आधार पर ये दोस्तों इसका आंसर देना होगा आपको। देखिएगा इसके आंसर दो हो सकते हैं। देखिए कैसे, 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं जिसमें, यानी कि 8 अध्याय हैं जिसमें, अर्थात अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी अर्थात क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, 8 अध्याय हैं जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी, इस समास विग्रह के आधार पर, यानी कि 8 अध्याय हैं जिसमें अष्टाध्यायी, इस समास विग्रह के आधार पर इसका आंसर होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, और देखिए और इसका आंसर क्या हो सकता है, 8 अध्यायों का समाहार। अगर 8 अध्यायों का समाहार यानी समाहार, तो अष्टाध्यायी, वो भी अष्टाध्यायी होगा, इस सामासिक पद में द्विगु समास होगा। तो दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको, मैं अंतर समझा रहा हूँ। यानी कि समास विग्रह करने के आधार पर इनके दो आंसर हो सकते हैं। जैसे कि पहला होगा 8 अध्याय हैं जिसमें जो है अर्थात अष्टाध्यायी, इसके आधार पर बहुब्रीहि समास होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न, अगला आंसर क्या हो सकता है, जैसे कि 8 अध्यायों का समाहार यानी कि अष्टाध्यायी, इसका होगा द्विगु समास, यानी कि समाहार यानी कि समूह, एक संख्यावाची संख्या हो रही है। ठीक है दोस्तों, किसी भी समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है या समूह का बोध होता है, तो उसमें होता है क्या, द्विगु समास। तो जैसे 8 अध्यायों का समाहार तो द्विगु होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इस प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसका समास विग्रह होगा 8 अध्याय है जिसमें, अर्थात अष्टाध्यायी, एक विशेष अर्थ निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा रस विभत्स का विरोधी है, बताइए दोस्तों। विभत्स का विरोधी है भयानक, वीर, श्रृंगार, करुण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर, श्रृंगार। विभत्स का अर्थ घृणा होता है जबकि इसका विरोधी श्रृंगार होता है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, क्या है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो दोस्तों बताइए, इसमें कारक बताना है। इसको हम ऐसे भी कर सकते, राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संप्रदान कारक, यानी संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह होता है संप्रदान के लिए। तो राजा भिक्षुक के लिए क्या देता है, दान। ठीक है दोस्तों, जहाँ देने का भाव होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। दोस्तों कारक कितने होते हैं हिंदी में, 8। देखिए कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पेप और संबोधन हेबु हरे, संबंध काकी के रारी रे नानी ने। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, 8 कारक होते हैं, विभक्ति चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, कर्ण से। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें क्या है, विलोम चुनना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम चुनिए। दोस्तों सदैव का क्या होगा, बताइएगा। सदैव का विलोम शब्द होगा बेरत, बेरद, बेरज, बेरल। तो दोस्तों बताइएगा, इसका राइट आंसर हो गया बेरद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है, दोस्तों प्रश्न नंबर 34। सहोदर, सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, सहोदर का होगा परोदर, अधर, अन्योदर, कुधर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा परोदर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सहोदर का विलोम परोदर। चलिएगा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। ठीक है, आतुधान, आतुधान, आतुधान का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा, बसन, आग, अश्व, निश्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निश्चर। आतुधान का पर्यायवाची शब्द होगा निश्चर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधो यातुधान का पर्यायवाची निश्चर होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं दोस्तों, इसके अन्य पर्यायवाची क्या हैं, बताइएगा। दानव, दानव, सुरारे, रजनीचर, रजनीचर रात को विचरण करने वाले, राक्षस, राक्षस, असुर, दैत्य। ठीक है दोस्तों, इसके आदि पर्यायवाची हैं इसके अनेक अन्य पर्यायवाची हैं, दानव, सुरारे, रजनीचर, राक्षस, असुर, दैत्य। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। रात का पर्यायवाची क्या होगा, धाम, त्रयामा, अमीय, पयस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा त्रयामा, बी इज द राइट आंसर। रात का पर्यायवाची त्रयामा है। रात के अन्य पर्यायवाची दोस्तों, रात के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे, देखिएगा। रजनी, रजनी, रात्रि, रात्रि, विभावरी, 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 रैन, निशा। ठीक है,
देखें तो रैन बसेरा, रात में कहीं देखा होगा रैन बसेरे में रुकते हैं रात में, तो इसका भी तो रात हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द चुनें। ठीक है, ग्रीवा का क्या होगा दोस्तों, बताइएगा गर्दन। पैर, कलाई, पृष्ठ, ये नहीं होंगे दोस्तों, राइट आंसर डी गर्दन। ग्रीवा का पर्यायवाची होगा गर्दन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला प्रश्न है 38। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, बताइए गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, बताइए। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, बताइएगा सी करण तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। देखिएगा कैसे, गोबर गणेश यानी कि यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस समास का विग्रह है, इसका विग्रह होगा दोस्तों क्या, गोबर से निर्मित गणेश। गोबर से निर्मित गणेश, उत्कर्ता ने कर्म को करण से, तो से विभक्ति चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर होगा करण तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा, हम आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आपको समझ आ रहा है तो एक लाइक करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा दोस्तों, और हमें बताइएगा आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट देख के ना दोस्तों अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, और सोचते हैं कि हमेशा आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर करने की हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस प्रकार समास का उदाहरण है। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। अर्थात ध्यान दीजिएगा, तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, अर्थात त्रिवेणी। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, त्रिवेणी। ठीक है दोस्तों, त्रिवेणी। इसमें बहुब्रीहि समास है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, दोस्तों इसमें कोई पद प्रधान नहीं तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुब्रीहि समास होता है। अन्य ही पद प्रधान है, यानी कि तीसरा पद कोई, दोनों पद प्रधान नहीं है, जो अन्य अर्थ निकलता है उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो इसमें है बहुब्रीहि समास। तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, उसको बोलते हैं त्रिवेणी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला हमारा प्रश्न है सदाचार, प्रश्न नंबर 40। ये अंतिम सवाल है दोस्तों, चकबंदी लेखपाल में दोस्तों 40 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, चलिएगा 40वां है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। संदेहवाचक, इच्छावाचक, याज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों सदा सच बोलना चाहिए, ये मेरी इच्छा है दोस्तों, आपकी भी इच्छा करनी होगी कि सदा सच बोलना चाहिए, यानी कि मैं अंदर से सोच रहा हूँ कि दोस्तों सदा सच बोलना चाहिए, तो इच्छा है ना ये हमारी, तो इसका आंसर हो गया इच्छावाचक। ठीक है दोस्तों, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों, आज हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, शिक्षा 24/7, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारा अगला जो क्लास है आप तक आसानी से पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना दोस्तों, जिससे क्या है हमारे सभी साथी जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों PDF प्राप्त करने के लिए, ये इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ सारी PDF मिल जाएंगी दोस्तों। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, हम आशा करते हैं दोस्तों आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जाते जाते शिक्षा 24/7 को सब्सक्राइब करके जाना है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, धन्यवाद।